Hello, my dear MSc students. Best of luck for this year, for this semester. आज मैं शुरू कर रही हूँ आपका पेपर सेकंड जो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है उसकी यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक आपका जो MLSU का सिलेबस है। अकॉर्डिंग MLSU सिलेबस आपका पहला ये चैप्टर है एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड देयर मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस की एक डेफिनेशन है जो हैंस सैली ने 1936 में दी। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ओनली डैमेज फॉर चेंज। समझे आप? बॉडी की एक रिस्पॉन्स जो कोई विशिष्ट नहीं होती पर्टिकुलर किसी के लिए, और वो समझ गए होंगे आप। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड फॉर चेंज, किसी भी चेंज के लिए डिमांड करती है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस, आप जनरली स्ट्रेस की परिभाषा अलग होती है लाइफ में, बट यहाँ पर हम इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंट साइंस के संदर्भ में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ डिटेल में बताएंगे। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट caused by human activity such as generation of pollution or by natural events such as occurrence of drought यानी बाढ़, वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह, जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे भी इस पे स्ट्रेस पड़ता है। और इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे नोट्स हैं जो आपको सफिशिएंट हैं एग्ज़ाम के लिए। आप पुराने पेपर देखें तो इनमें से आपको उसके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट है इसमें। कॉज ऑफ एनवायरमेंट स्ट्रेस देखो कितना इजी करके बताया गया है, तो मेरे नोट से आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे नंबर आप ला पाएंगे। कॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस पहला है इसमें पोल्यूशन। तो आपने पोल्यूशन फर्स्ट ईयर BSc से लेके आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस हैं, उनकी पूरी डिटेल भी आपको पता है। पूरे चैप्टर आपने पढ़े हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन क्या है, तो इसमें आप काफ़ी डिटेल बता सकते हैं। यहाँ पर ये हमने पॉइंट के रूप में दे दिया कि कॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, पहला पोल्यूशन, जिसकी कि 5-6 टाइप हैं, वो आपको डिटेल में पता है, फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड है यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल समझ रहे होंगे, एग्रो शब्द आता है कृषि से रिलेटेड, केमिकल रसायन, तो कृषि में यूज होने वाले एग्रोकेमिकल्स। फिर है टेम्परेचर, तापमान जो अभी बहुत बढ़ गया है उसका भी एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। रेडियो एक्टिव रेज का पड़ता है, ग्रीन हाउस गैस का पड़ता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, आपने बहुत डिटेल में एनवायरनमेंट साइंस का जो पेपर था आपके फर्स्ट ईयर में उसमें भी पढ़ा है, इकोलॉजी में भी पढ़ा है आपने BSc फाइनल ईयर में। तो ग्रीन हाउस गैस और वेरी नॉन टॉपिक है ये। फिर है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन आ गया उसका भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एनवायरमेंट स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका 7वां, एसिड एंड नाइट्रोजन डिपोजिशन। ये साइकिल्स जो चल रही हैं हमारी, नाइट्रोजन साइकिल और ये, और जो डिपोजिशंस हो रहे हैं उसका भी एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और वो कॉज है एनवायरनमेंट स्ट्रेस का। इनका पूरा जो ये पॉइंट है उनका डिस्क्रिप्शन आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेगा, जो मैं अभी आपको ऊपर समझा ही रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कॉज पढ़े, फिर कुछ एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट लॉज, नियम कानून भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है वो इसके हम पढ़ेंगे अंदर। एनवायरमेंटल लॉज फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड देयर मैनेजमेंट। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनेज भी किया जाता है सरकारी तौर पर। अब हम देखते हैं क्या क्या इसके बारे में लॉज और
क्या तरीके मैनेजमेंट के हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन मीन्स नियम, अधिनियम, कानून फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो पहला क्या है देखिए, फर्स्ट जो प्रोटेक्शन के लिए बना एक्ट अधिनियम को कहते हैं द एनवायरमेंट एक्ट 1986। द एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, बन तो गया ये 1986 में, फिर ये लागू कब हुआ 19 नवंबर 1986 को। द बर्थ, जो कि किसी का बर्थ एनिवर्सरी है, देखिए द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एयर, वाटर, क्वालिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नॉइज। ठीक है, इस तरह से ये वाला पूरा अधिनियम। फिर इस एक्ट को डिवाइड किया गया 4 यूनिट में और 26 सेक्शन में। किस एक्ट को? द एनवायरमेंट एक्ट 1986, इसका यही नाम है। अब इसकी डिटेल आपको याद होनी चाहिए कि क्या है एनवायरमेंट एक्ट 1986। ये आपका पहला एक्ट था। हम दूसरे पे आते हैं अब। Insecticide Act 1968. This act has given power to the government to regulate the import, manufacture, sale, transport and distribution of insecticide by laying down rules to prevent risk to human health and health of other organism. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स किसको कहते हैं? जो हमारी खेती बाड़ी फसलों को नुकसान करने वाले इंसेक्ट, कीट पतंगों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो उनके बारे में ये अधिनियम बना 1968 में। नाउ थर्ड देखिए, ये वाटर के लिए बना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, द वाटर एक्ट नाम है इसका, द वाटर एक्ट 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेट्स आप याद रखें। और लागू हुआ ये 23 मार्च 1974 को। ब्रैकेट में इसका काम है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर से रिलेटेड है ये। नाउ क्या क्या कर रहा है ये, इसकी डिटेल ये रही। 12 राज्यों व संघ शासित राज्यों में इसको लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहले 12 स्टेट इंडिया की, उसमें लागू किया गया। इसका मेन एम क्या था इस अधिनियम का? वाटर पॉल्यूशन को रोकना, उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना, पानी की सफाई को। आपने अपने उदयपुर में भी देखा होगा, पानी की सफाई चलती रहती है निरंतर, जलकुंभी वगैरह हटाई जाती है। तो ये सब इस एक्ट के तहत ही काम हो रहा होता है। ये इसके 4 मेन एम है। फिर है, इसको डिवाइड किया गया 8 यूनिट और 64 सेक्शन में। इस एक्ट को बाद में डिवाइड किया गया। अब है चौथा अधिनियम क्या है, देखिए इनकी तारीखें वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके नाम के साथ। द एयर एक्ट, इससे पहले था द वाटर एक्ट 1968 था वो, जो पानी के लिए था। ये एयर कंट्रोल के लिए है। कौन सा? ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। सो नेम ऑफ दिस एक्ट इज द एयर एक्ट 1981. दिस एक्ट अप्लाई इन इंडिया ऑन 16 May 1981. In this act, 7 units and 54 sections included. फिर this act is meant for the prevention of quality of air. यहाँ सारा एयर का कंट्रोल होगा। द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिटरमिन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की हेल्थ के लिए इसको बनाया गया, मेंटेन रखने के लिए। 5वां है पब्लिक अवेयरनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, जिसमें ये 7 पॉइंट हैं। बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन की, सबसे पहले एजुकेट किया जाए, जैसे आप लोगों को भी आजकल कोर्स में शामिल कर लिया है ना ये सब चीज़ें पढ़ाई की, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है।
आप जाओगे, एजुकेट होगे, फैमिली को करोगे, समाज को करोगे, सोसाइटी को एक मैसेज दोगे और इस तरह से अवेयरनेस बनेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पब्लिक अवेयरनेस। तो सबसे पहले एजुकेट किया जाए, फिर बाय सेमिनार किए जाएं एजुकेशनल संस्थाओं में, फिर कम्युनिटी में फैलाया जाए इसको मीडिया के द्वारा, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs वगैरह है उनके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर कंपटीशन प्रोग्राम रख के भी कर सकते हैं। कितने ही तरह के एनवायरमेंटल कॉम्पिटिशन्स रखे जा सकते हैं, जैसे चार्ट मेकिंग, ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग वगैरह वगैरह। तो इससे बहुत समाज में मैसेज जाता है भाई ये किस लिए क्यों हो रहे हैं। फिर एंटरटेनमेंट मीडिया के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये था पब्लिक अवेयरनेस। अब है एक एक करके ये बता रहे हैं हम कि एग्रोकेमिकल पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल। क्या है एग्रोकेमिकल्स? मैंने अभी आपको समझाया था। केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर टू फैसिलिटेट प्लांट ग्रोथ। खाद वगैरह जो होती है ना प्लांट ग्रोथ के लिए यूज करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उन सबको एग्रो केमिकल कहते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रो केमिकल्स, तो उसमें नंबर 1 पे पेस्टिसाइड्स आते हैं। डिफाइन कर दीजिएगा कि ये केमिकल हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेस्ट मीन्स उन प्लांट को नुकसान करने वाले कीट पेस्ट कहलाते हैं, और पेस्ट को जो कंट्रोल करे पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं, केमिकल होते हैं, जहरीले केमिकल। इनके एग्जाम्पल हैं DDT, BHS, क्लोराथायोन, मेलाथायोन, डायमिथोएट, फोरेट। DDT तो बहुत कॉमन है, ये उदाहरण है। तो पेस्टिसाइड हो गया। फिर हर्बिसाइड, हर्ब्स के ऊपर जो कीट होते हैं नुकसान पहुंचाने वाले झाड़ियों को, उस पे जो केमिकल यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, उन्हें कहते हैं हर्बिसाइड्स। फिर है इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए प्लांट पे छिड़के जाते हैं, इंसेक्टिसाइड हैं ये, क्लोरेडेन, एल्ड्रीन वगैरह। फिर है फंजीसाइड, फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनका क्लोरो मिथोनिल, क्लोरोथिलोनिल फंजीसाइड्स कहलाता है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। फिर 5वां है बैक्टीरिसाइड, ये देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिसाइड यूज किया जाता है। फिर निमेटिसाइड, उसका एग्जाम्पल है कार्बामेट। डिफरेंट टाइप के निमेटोड्स जो लगे रहते हैं, निमेटोडा के जो जंतु पैरासाइटिक निमेटोड है, उनको कंट्रोल करने के लिए निमेटिसाइड यूज किया जाता है। फिर 7वां है फर्टिलाइजर्स, आप जानते हैं जमीन को उपजाऊ करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, यूरिया वगैरह, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर हैं, और भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। फिर 8वां है एल्गीसाइड्स, एल्गी को कंट्रोल करने के लिए जो पॉन्ड्स, लेक वगैरह में एल्गी यानी कि शैवाल, हरित शैवाल जो फैल जाता है, वो भी, उसकी भी प्रचुरता अगर है तो नुकसान पहुंचाएगी वहां रहने वाले जीवों को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एल्गीसाइड यूज किया जाता है। फिर 9वां है एविसाइड्स, ये देखिए एन एविसाइड इज any substance, normally a chemical, which is used to kill birds. एविसाइड्स नाम से ही लग रहा है। और ये क्या क्या एविसाइड हैं आप देखिए, CPTH, एविट्रोल, स्ट्राइकिनाइज। फिर है 10वां माइटिसाइड, माइट्स को किल करने के लिए माइटिसाइड्स यूज किए जाते हैं। ये हैं एंटीबायोटिक माइटिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट माइटिसाइड वगैरह। ये 10वां था। फिर 11वां है ओविसाइड्स, ओविसाइड्स ओवा से बना है। ओविसाइड किल एग्स ऑफ इंसेक्ट माइट्स, और इसका एग्जाम्पल है हेक्सिगोन DF।
फिर रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करने वाला केमिकल पेस्टिसाइड है। इस तरह से ये 12 प्रकार। फिर 13वां है हार्मोन, 14वां है ग्रोथ एजेंट, फिर है एनिमल मेनूस, फिर है फंजीगेन। ठीक है, ये सारा हम हो गए, ये सारे हमारे। अब हमारा अगला है टॉपिक इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा सॉइल पर। एग्रोकेमिकल कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली फाइनली तो सॉइल में ही जाएंगे। तो इफेक्ट ऑन सॉइल, और उससे होगा सॉइल पॉल्यूशन। वहां पर हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, नुकसान वाले के साथ साथ हेल्पफुल वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा राइजोबैक्टर वगैरह, राइजोबैक्टीरियम जो कि मटर वगैरह की जड़ में मिलता है। तो वो तो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्स करने के काम में आता है, बट एग्रोकेमिकल्स के यूज से वो हेल्पफुल वाले भी मर जाते हैं। फिर वहाँ की पीएच लेवल चेंज हो जाता है मिट्टी का, हेल्पफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, अननेचुरल ग्रोथ इफेक्ट होता है, रेजिडुअल ग्रोथ इफेक्ट होता है, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन पर भी इफेक्ट पड़ता है। फिर वाटर होल्डिंग जो है मृदा की, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो पानी को कैप्चर करने की जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो तो इफेक्ट ऑन सॉइल था। इफेक्ट ऑन वाटर, वाटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑक्सीजन कंजप्शन उसकी, एल्गी की ग्रोथ पर पड़ेगा अगर वहाँ पॉल्यूशन है तो। एक्वेटिक एनिमल जो वहाँ पर रह रहे हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। पीएच पर फर्क पड़ेगा पानी की। फिर है तीसरा इफेक्ट ऑन एयर। सॉइल पे पड़ा हमने, पानी में पड़ा, और एयर में भी इफेक्ट। पॉल्यूटेंट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट, एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड देयर मैनेजमेंट। उसी में हम इफेक्ट ऑन एयर पढ़ रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन फैलेगा, और एयर के जो नेचुरल कंटेंट है उनमें डिस्टरबेंस फैलेगा। इफेक्ट ऑन प्लांट, प्लांट पे इन सारे पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, माइटोसाइड जो भी हमने पढ़े हैं, फंजीसाइड, एल्गीसाइड, रोडेंटिसाइड, सबका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ पर, उसकी फ्रूटिंग पर, उसकी फ्लावरिंग पर पड़ता है। फिर है इफेक्ट ऑन हनी बी। एनवायरनमेंट में प्लांट, एनिमल्स सभी हैं, तो हनी बीज भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं एनवायरनमेंट में। शहद, मोम वगैरह जो मिलता है इनसे, तो उनके ऊपर भी एग्रोकेमिकल्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस होती है, ये हम प्लांट पे इफेक्ट पड़ रहे थे। फिर इफेक्ट ऑन एनिमल्स, बहुत सारी तरह से एनिमल्स पर भी पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, अस्थमा हो जाते हैं। आपने इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज पहले गेन की हुई है। अगेन रीमेमोराइज कर लीजिए, आप रिकॉल कर लीजिए कि किस किस तरह से ह्यूमंस पर, प्लांट्स पर, एयर पर, वाटर पर, सॉइल पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो आज हम इतना ही इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे अगले वीडियो में आपको कंटिन्यूएशन में इसी चैप्टर का और आपको हम वीडियो बनाएंगे, तो अच्छे से आप देखना, और इसमें से आप जैसे भी नोट्स लेना चाहें अपने बना लीजिए, इसको बार बार देखिए। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि पूरा एमएससी कोर्स में इस पर डालने की कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू। लाइक, शेयर, कमेंट करें। गुड विश, बेस्ट ऑफ लक।